हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका आस्क बोर्ड के स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे बच्चे कैसे हैं आप सभी, एक बार बताइएगा कि आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ ठीक है। और आप सभी कैसे हैं? बिल्कुल स्वस्थ है बाबू, मस्त है। कैसे हैं आप लोग? फटाफट से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कि जो आज का क्लास है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के पूरे बुक से चुने हुए काफ़ी महत्वपूर्ण 10 से 12 संभावित प्रश्न आपको बताने वाले हैं। अगर आप ये क्वेश्चन सब करते हैं, डेली बाय डेली हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देते हैं और आपको सारा का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाते हैं और उसी समय हम आपको याद भी करवा देते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, उस समय तो आपको याद हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे एक दिन बाद आपके दिमाग से निकल जाता है। प्यारे बच्चों, जब हम समझाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है, वो दिमाग से डिलीट हो जाता है, वो डिलीट नहीं हुआ होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको रिवीजन करने की एक बार जरूरत पड़ती है, ठीक है। यानी क्या होता है, कोई भी ऐसा इंटेलिजेंट बच्चा हो, किसी की भी बात करें, कि जो एक बार समझ लेता है ना, उसको उस समय 100% समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, बाद में उसके दिमाग से हल्का फुल्का वो क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट डिलीट होने लगते हैं। लेकिन फिर से एक बार उसको देखने पे क्या होता है, वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं, आपको क्लासरूम में समझा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो उसका रिवीजन आप लोग जरूर कीजिए। वो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाबू, समय बहुत कम बचा और समय का आपको सदुपयोग करना है, स्मार्ट स्टडी करना है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चों, फटाफट से आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। ये करना आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024, ठीक है। आप इस पे मैसेज करके फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, ये भी आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्दी से जल्दी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि लाइव क्लास का लिंक आपको मिलने वाला है, ऑनलाइन टेस्ट का लिंक मिलेगा। प्यारे बच्चों, जो भी फ्री में पीडीएफ दे रहे हैं, जैसे प्यारे बच्चों गेस्ट चैप्टर वाइज जो चला रहे हैं ना, उसका फ्री में पैनल वाला पीडीएफ दे रहे हैं। तो अगर आपको लेना है तो क्या करना होगा, फ्री वाला जो पैनल पीडीएफ है जो गेस्ट क्वेश्चन का चला रहा है उसको लेना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखना है कि आस्क बोर्ड का याद रखना है, आस्क बोर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड जाए मतलब कर लीजिए, और यहाँ पे सामने ही लिखा होगा फ्री कंटेंट, ठीक है। फ्री कंटेंट पे जाइएगा तो आपको सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा फ्री वाला, ठीक है। तो जाके आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में भी दे रहे हैं, जितना हमसे पॉसिबल हो रहा है वो हम आपके लिए कर रहे हैं, जाके आपको सिर्फ डाउनलोड करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि 399 में, देखिए जो भी बच्चे अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का तैयारी नहीं किए हैं, तो प्यारे बच्चों अब आप नोट्स बनाइएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, 399 वाला ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स वाला है, क्या पीडीएफ प्लस नोट्स वाला कोर्स ले लीजिए, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चीजें चैप्टर वाइज। लेने के लिए एक नंबर नोट कीजिए, यहाँ पे नंबर क्या है मेरा, यहाँ पे गेस प्रश्न के साथ नंबर क्या है, 62 99 24 89 35, ठीक है। क्या करना है आपको प्यारे बच्चों, इसी पे मैसेज करना है, और प्यारे बच्चों इसके लिए जानकारी ले लेना है, नहीं तो आस्क बोर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां से क्या कीजिए प्यारे बच्चों, अपने कोर्स को परचेस कर सकते हैं। नहीं हो रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जितने भी फ्री कंटेंट है प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे हैं जाके प्यारे बच्चों, जैसे चैप्टर वाइज गेस जितना भी चलेगा, जैसे फिजिक्स का चैप्टर 1 का हो चुका है तो हम डाल चुके हैं, जाके आपको सिर्फ डाउनलोड करना है, वो बिल्कुल फ्री में आपको दे रहे हैं। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का गेस क्वेश्चन और सब्जेक्टिव का गेस क्वेश्चन, ये आपको कोई भी फ्री में नहीं देगा, ठीक है। तो आप जाइए वहां से फ्री में जाके फ्री कंटेंट में से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग से उम्मीद है, लेकिन एक काम जरूर कीजिएगा, जब आप आस्क बोर्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा तो 5 स्टार जरूर दीजिएगा, इतना हम आपसे निवेदन करेंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, और पहला नंबर क्वेश्चन होगा कि NH3 संकुलन आयन बनाता है जबकि NH4 संकुलन आयन क्यों नहीं बनाता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि NH3 क्या संकुलन आयन बनाता है। संकुलन का मतलब क्या होता है, पहले हमें आपको एक बात बता देना चाहते हैं बाबू, कि संकुलन का मतलब ही होता है क्या, जटिल। संकुलन का मतलब क्या होता है, देखिए आपके सामने प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये है कि जो NH3 है क्या संकुलन आयन का निर्माण करता है, जबकि जो NH4 है बाबू आयनिक संकुलन नहीं बनाता है। ये संकुलन बना देगा लेकिन ये आयनिक संकुलन नहीं बनाएगा। सबसे पहले संकुलन का मतलब क्या होता है, यहां पे समझिए, संकुलन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जटिल, है ना।
जटिल। यानी कहने का मतलब क्या है, ये जटिल आयन बनाएगा NH3, जबकि NH4 जटिल आयन क्यों नहीं बनाएगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों हमने आपको बताया था कि जो NH3 होता है अमोनिया, अमोनिया को अच्छा लिगेंड क्यों कहा जाता है, आपको हम पढ़ा चुके हैं कि अमोनिया को अच्छा लिगेंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि अमोनिया का पास एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की निर्जल जोड़ी होती है, जो क्या करता है, केंद्रीय धातु परमाणु को डोनेट कर देता है, दान दे देता है, इसलिए क्या होता है, अमोनिया एक अच्छा लिगेंड होता है। सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे समझना होगा कि जटिल आयन क्या होता है ना, सामान्य आयन क्या होता है। तो अगर हम बात करें प्यारे बच्चों यहाँ पे NaCl का, सुनिएगा यहाँ पे NaCl की बात करें तो NaCl को जब हम H2O में घोलेंगे ना तो ये क्या होगा, Na पे प्लस चार्ज आ जाएगा, आपको तो इतना पता है, Cl पे माइनस चार्ज आ जाएगा। यानी कहने का मतलब इस ये जो अब जब आप NaCl नमक को पानी में घोलते हैं तो क्या होता है, पूरा का पूरा घुल जाता है, आपको पता है ना, पूरा का पूरा क्या होता है, घुल जाता है, आयनों में विखंडित हो जाता है, इसका कण कण बिखर जाता है। लेकिन वही आयनिक संकुलन यानी प्यारे बच्चों जो जटिल लवण होता है, जटिल लवण का एक एग्जाम्पल लिख देते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे सुनिएगा, जटिल लवण यहाँ पे याद रखे K4Fe यहाँ पे ले लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या CN6 ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा प्यारे बच्चों, एक प्रकार का जटिल यौगिक है, क्या है, जटिल यौगिक है। अब प्यारे बच्चों जब हम इसको जल में तोड़ेंगे ना तो ये जो अस्तित्व है ना, ये FeCN6 जितना भी कोष्ट वाला है ना, ये आपको ध्यान में रखना है कि जितना भी ये कोष्ट वाला है ना, ये क्या होगा, आपको ध्यान में इतना रखना है कि ये आयनों में नहीं टूटेगा, क्या होगा, ये आयनों में, यानी इसका कुछ भी नहीं हो सकता है, यानी ये अपने अस्तित्व को बना के रखेगा, चाहे किसी चीज में घोल लीजिए, ये टूटने वाला नहीं है। तो इसी को क्या बोलते हैं, जटिल लवण, इसी को क्या बोलते हैं, जटिल। यहां पे याद रखना कि जटिल आयन, जटिल आयन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो वही पूछा जा रहा है कि जो अमोनिया है, अमोनिया क्या है, NH3 है ना, वो बोला जा रहा है कि जो NH3 है वो संकुलन आयन यानी जटिल लवण बना देता है। और जटिल लवण बनाता कौन है, कि जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है लिगेंड्स, ये क्या कर देता है, केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन दान में दे देता है, तो ये जटिल लवण बना देता है, ठीक है। और जो नहीं देगा वो जटिल आयन का निर्माण नहीं करेगा, सिंपल सा याद रखिएगा। अगर एक आयन डिनोट कर रहा है एक दंतुक, दो गो आयन डिनोट कर रहा है केंद्रीय धातु परमाणु को, ये लिगेंड एक आयन डोनेट कर रहा है तो एक दंतुक, दो गो कर रहा है तो द्विदंतुक, तीन गो कर रहा है त्रिदंतुक, ये हमने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं। चलिए इतना अगर आप समझ गए हो तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि NH3 एक अच्छा लिगेंड, मतलब सॉरी NH3 बोला जा रहा है कि वो एगो आयनिक संकुलन बनाता है, क्यों, सिंपल सा लिखिएगा कि NH3 यानी कहने का मतलब यहाँ पे याद रखिएगा ये क्या है हमारा, सोचिएगा बाबू, सही से आंसर दीजिएगा, ये क्या है NH3, N के साथ को हाइड्रोजन, तीन गो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। बाबू आपको पता है कि अमोनिया जो होता है उसके पास क्या होता है, अमोनिया के पास प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन की एक निर्जल जोड़ी होती है, जो क्या करता है, केंद्रीय धातु परमाणु को दान दे देता है। तो यही कारण है, यहाँ पे आपको लिखना है कि यही कारण है, ये अमोनिया के पास क्या होता है, एगो इलेक्ट्रॉन की निर्जल जोड़ी होती है जो प्यारे बच्चों डोनेट कर देता है, ठीक है, क्या कर देता है, यानी N के पास क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रॉन की एक निर्जल जोड़ी होती है जो क्या कर देता है, केंद्रीय धातु परमाणु को दान दे देता है। तो ये क्या होगा प्यारे बच्चों, आयनिक संकुलन बनाएगा। वहीं अगर बात किया जाए NH4+ का, तो यहाँ पे क्या है, इसके साथ प्यारे बच्चों क्या जुड़ा है, 4 गो H जुड़ा है, कहोगो 4 गो H जुड़ा है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की निर्जल जोड़ी है, तो आप बोलेंगे नहीं। तो प्यारे बच्चों सिंपल सा बात, किसके पास इलेक्ट्रॉन की निर्जल जोड़ी है, नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन को दान नहीं देगा, तो ये क्या करेगा, आयनिक संकुलन नहीं बनाएगा। सिंपल सा यही लिखिएगा। अब देखिए आंसर में आपको क्या लिखा गया है, यहाँ पे आप समझिए, लिखा गया है क्योंकि प्यारे बच्चों लिखा गया है कि अमोनिया में N पर एक क्या, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म स्थित रहता है। अमोनिया में N पे क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मित है ना प्यारे बच्चों, उपस्थित है ना। तो यही बोला जा रहा है कि अमोनिया में N पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मिक उपस्थित रहता है, जबकि NH4 में N पर एक भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित नहीं होता है। जबकि NH4 में एक को एकाकी इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलेंगे नहीं है। यही कारण है प्यारे बच्चों की NH3 क्या करेगा, संकुलन आयन, संकुलन का मतलब क्या होता है, जटिल आयन का निर्माण, है ना। ये इसलिए क्या करेगा, जटिल आयन का निर्माण करेगा, जबकि NH4+ क्या करेगा, संकुलन आयन का निर्माण नहीं करेगा, जटिल आयन का निर्माण नहीं करेगा। तो उम्मीद है कि ये सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। सिंपल सा एक बात कहें प्यारे बच्चों की, इसका राइट आंसर कैसे लिखना है, कि आपको लिखना है क्योंकि जो अमोनिया होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की एक निर्जल जोड़ी होती है जो इलेक्ट्रॉन दान दे देता है, किसको, केंद्रीय धातु परमाणु को, सेंट्रल मेटल एटम को। तो वो क्या कर देता है, जटिल आयन का यानी संकुलन आयन का निर्माण करता है। जबकि NH4 में N के पास कोई भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मित, मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है जो केंद्रीय धातु परमाणु को दान दे, तो वो क्या करेगा, नहीं बनाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया चेला, एक बार बता दीजिए।
पहला क्वेश्चन के लिए। अब देखिए ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और ये PYQ है, ऐसा नहीं देखना है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये बहुत आसान है सर जी तो ये नहीं पूछा होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछे जाते हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, तो ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। देखिए अगर आपसे बोला जाए कि जटिल माने क्या, संकुलन याद रखना है, जटिल का मतलब क्या, संकुलन। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ये क्या है, जटिल आयन है, यहाँ पे भी ये क्या है, जटिल आयन है, जो क्या करेगा प्यारे बच्चों, अपने अस्तित्व को बनाए रखेगा। पानी में घुलिएगा तो ये कोष्ठ वाला कभी भी घुल नहीं सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये भी क्या है, हमारा जटिल आयन है। जटिल आयन का मतलब क्या हो गया, संकुलन आयन है, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे कि संकुलन आयन दिया है CuNH342 है ना। यहाँ आप देखिए ये क्या है, NH3 ही क्यों है, NH3 ही क्यों है, NH3 है तभी तो ये जटिल आयन का निर्माण किया है। अगर यहाँ पे 4 होता तो ये जटिल आयन का निर्माण करता, ये जटिल आयन कभी नहीं बनाता। इसलिए प्यारे बच्चों NH3 ही, कभी भी देखिएगा तो NH3 ही हमारा जटिल आयन बनाएगा। यहाँ पे भी देखिए NH3 ही है जो जटिल आयन का निर्माण कर रहा है, कहीं पे भी NH4 नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि Cu की ऑक्सीकरण संख्या की गणना करें। अब यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, किसका, कॉपर का। क्या निकालना है, ऑक्सीकरण संख्या कॉपर का। सबसे पहले 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप जल्दीबाजी में ऐसे नहीं कि सर जी जैसे बताएं फटाफट एक्स मान के यहाँ पे कर लीजिए, नहीं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, लिखिएगा ऐसे, हल लिखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हल लिखिएगा, चाहे प्यारे बच्चों आंसर लिख सकते हैं, जो भी हो मतलब मैथ में हल लिखा जाता है, ठीक है। आंसर लिखिएगा और यहाँ पे लिखिएगा कि माना Cu को x है ना। अब लिखिएगा माना कि कॉपर को हमने x माना है, यानी याद रखिएगा कि माना, ऐसे लिखिएगा, माना Cu बराबर x, यानी आपने कॉपर को क्या माना, x माना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, क्योंकि कॉपर का ही निकलेगा, क्योंकि यही सेंट्रल मेटल्स एटम्स होता है, इसके साथ जो जुड़ा होता है लिगेंड्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने कॉपर को x माना तो x हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस। NH3 क्या है, अमोनिया एगो उदासीन लिगेंड है, जिसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें गुणा क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, 4 गुणा कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बराबर को उधर क्या है, +2 है ना, क्या है, बराबर को उधर +2 है। अब यहाँ पे निकालिए x प्लस में मतलब 0 में 4 से गुणा कीजिएगा, क्या हो जाएगा 0, बराबर को उधर क्या हो जाएगा +2, यानी x बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा चेला बताइए, +2 हो जाएगा। अब यहाँ पे x आपने क्या माना, कॉपर को माना, तो यहाँ पे लिखिएगा Cu इक्वल टू क्या हो जाएगा, +2, यानी हमारा जो ऑक्सीकरण संख्या निकला वो क्या निकला। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Cu इक्वल टू क्या, ऐसे रोमन संख्या में भी इसको लिखा जाता है, तो ऐसे लिख सकते हैं। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो आपको 2 मार्क्स देगा, जो आपको क्या करेगा, 2 मार्क्स देगा। तो ऐसे ही बनाना है। निकल गया आपका, एक बार बताइए, निकल गया, बहुत बढ़िया, निकल गया आपका, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आज कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC निम्नलिखित PYQ है चेला। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम आपको चुने हुए क्वेश्चन ही बता रहे हैं जो आपकी एग्जामों में पूछा जाए। तो यहाँ आप देखिए निम्नलिखित में से दिए हुए यौगिक के IUPAC निम्नलिखित, जो कि हमने एक इकलौता वीडियो बना रखा है IUPAC नेम पे, और जो भी बच्चा देखा होगा 100% कर लिया होगा, और ये कर भी लेगा प्यारे बच्चों। देखिए इसका IUPAC नेम निकालने से पहले हमने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, जो भी दिया रहता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमको पता करना रहता है। जो भी दिया होगा प्यारे बच्चों यहाँ पे आयनिक संकुलन, इसका क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, कोई भी यौगिक देगा उसको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क लिखा हुआ है तो क का निकालेंगे, है ना, क का निकालेंगे। क्या, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Cu दिया हुआ है, याद रखिएगा। उसके बाद से क्या दिया हुआ है, NH3 यहाँ पे क्या दिया है, Cl2 दिया है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ऑक्सीकरण संख्या किसका निकलता है, बताइए फटाफट से कमेंट करके। आप बोलेंगे केंद्रीय धातु परमाणु, और केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, जो लिगेंड्स के साथ जुड़ा होता है, जो लिगेंड्स के साथ जुड़ा होता है। हमको कॉपर का निकालना है, मान लेंगे इसका x, क्या मान लेंगे, मान लेंगे x। NH3 का क्या होता है, 0 होता है, गुणा क्या कर रहा है 4, है ना। और प्यारे बच्चों यहाँ पे प्लस। अब Cl का कितना होता है, आप बोलेंगे सर Cl का होता है -1, इसमें गुणा क्या कर रहा है 2, बराबर को उधर क्या है 0, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब अगर आपसे बोला जाएगा तो x है तो x, प्लस है तो प्लस, 0 में 4 से हो जाएगा 0, और -1 में 2 से गुणा होगा -2, बराबर को उधर क्या हो जाएगा 0, यानी x इक्वल टू क्या निकला, ये माइनस उधर जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। यानी प्यारे बच्चों x हमने किसको माना है, तो आप बोलेंगे x माना है हमने किसका, कॉपर का, यानी कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या कितना निकल गया 2।
कितना निकल गया 2। अब नामकरण कैसे करेंगे ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर नामकरण की बात आ गई कि सर जी इसका नामकरण करना है, कैसे करें? देखिए सबसे पहले अगर कोई आयन रहता है, जैसे इसमें क्या है, पहले आयन है K4, तो पहले आयन को लिखेंगे, उसके बाद से क्या जो लिगेंड में संख्या होता है उसको, फिर इसको, फिर प्यारे बच्चों इसको, फिर प्यारे बच्चों अगर इसका कोई ऑक्सीडेशन नंबर है वो लिखेंगे, उसके बाद से जो इधर आयन होगा तब उसको लिखते हैं। ठीक है, यहां पे आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले इसका देखें, इसका हमने कितना निकाला बाबू, +2 ऑक्सीकरण संख्या निकाला। अब यहां पे देख लीजिए इसमें पहले कोई आयन नहीं है, जब नहीं है तो क्या करेंगे, अमोनिया यहां पे है जो NH3 है, उस पे देख रहे हैं प्यारे बच्चों की एक कॉग है, तो 4 के लिए क्या लिखते हैं, 4 के लिए क्या लिखते हैं, टेट्रा। क्या लिखते हैं, तो हम लिखेंगे टेट्रा एमीन कॉपर, और ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना है 2, और ये क्लोराइड है तो क्लोराइड लिख देंगे। अगर यही क्लोराइड क्या होगा इसके अंदर आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा डाई, यानी क्या, डाई क्लोराइडो, है ना। तो यहाँ पे अगर यही कॉपर इसके अंदर आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, लिगेंड्स कहलाएगा, लेकिन बाहर है तो क्या हो जाएगा, आयन कहलाएगा। ठीक है, चला यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, ये क्या है 4 है तो 4 के लिए क्या लिखते हैं, टेट्रा, तो यहाँ पे लिखिएगा टेट्रा। क्या लिखिएगा चला, टेट्रा। क्या लिखिएगा, टेट्रा। ये क्या है, एमीन, टेट्रा एमीन, यहाँ पे लिखिएगा एमीन, टेट्रा एमीन, है ना। NH3 को क्या कहते हैं, एमीन, टेट्रा एमीन। कॉपर है तो लिखेंगे क्या, कॉपर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉपर, और कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या कितना निकला 2 है तो 2 लिख देंगे। और प्यारे बच्चों ये क्या है, क्लोराइड है तो क्लोराइड लिख देंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा आप क्लोराइड, क्लोराइड। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्यारे बच्चों इसका नाम। कैसे लिखे, सबसे पहले प्यारे बच्चों कोई आयन होगा बाहर, जैसे इसमें आयन है, चरखुटका के पहले का आयन है ना, तो इसमें रहेगा तो पहले आयन लिखेंगे, लेकिन इसमें नहीं है तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे कि लिगेंड्स की संख्या कितना है 4, 4 के लिए टेट्रा, और इसका किसके लिए लिगेंड्स है, तो प्यारे बच्चों इस लिगेंड्स के लिए नंबर है ना, तो इस नंबर को लिखेंगे टेट्रा। ये क्या है, एमीन, तो टेट्रा एमीन। ये क्या है, कॉपर, कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या कितना है 2, और ये क्या है, क्लोराइड, तो क्लोराइड लिख देंगे, टेट्रा एमीन कॉपर 2 क्लोराइड, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़िए। अब ये क्या है, K4FeCN6। क्या है, K4FeCN6। इसका सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको पता है हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने क्या बताया कि इसका ऑक्सीडेशन, सर जी आप नंबर निकाल दीजिए। आप यही सिंपल सा बोलेंगे कि सर सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दीजिए, तो हम लिखते हैं क्या है, K4, यहाँ पे है Fe, है ना, क्या लिखा हुआ है चला, K4Fe, और यहाँ पे क्या है CN6, है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, Fe का ऑक्सीकरण संख्या, पोटेशियम का एक होता है 4 गुणा कर रहा है, ठीक है, Fe का निकालना है X हो जाएगा, ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब Cn का -1 होता है, इसमें क्या गुणा कर रहा है 6, और बराबर को उधर क्या है 0 है, ठीक है, हो गया इतना काम। अब क्या करेंगे, 1 में 4 से गुणा होगा बाबू, क्या होगा 4, 1 में 4 से गुणा होगा, हो जाएगा 4, प्लस है तो प्लस, x है तो x, -1 में 6 से गुणा होगा, क्या होगा -6, बराबर को उधर क्या है 0। अब हम x का मान निकालेंगे तो ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, और ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी x = क्या निकला, +2 ऑक्सीकरण संख्या निकल गया। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखना होगा तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना आया, +2 आया, है ना, आया ना। तो हम कैसे लिखेंगे, पहले इसमें आयन है तो आयन को लिखेंगे, आयन क्या है, पोटेशियम, तो यहां पे लिखेंगे पोटेशियम। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, पोटेशियम। उसके बाद 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्सा, तो पोटेशियम हेक्सा। यहाँ पे उसके बाद से क्या है, साइनोफेरेट 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइनोफेरेट 2, है ना। उसके बाद से प्यारे बच्चों यहाँ पे क्लोराइड रहता तो क्लोराइड लिख देते हैं, लेकिन नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट, इसका ऑक्सीकरण संख्या 2, और ये हमारा क्या हो गया, इसका IUPAC नेम हो गया। तो IUPAC नेम देगा तो आपको इस प्रकार बनाना पड़ेगा। चला ठीक है, क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चला हम आपको बता दे रहे हैं कि ये द्विक लवण और जटिल लवण में अंतर लिखे। द्विक लवण का उदाहरण क्या होगा, पोटासिलम। समझते रहिएगा, सब चीज हम आपको समझा के पढ़ाएंगे, बिल्कुल आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। देखिए द्विक लवण एवं जटिल लवण में अंतर बताएं, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे याद रखिएगा कि द्विक लवण ये आखिर होता क्या है। द्विक लवण का उदाहरण एक होता है पोटासिलम, फिटकिरी, है ना, याद रखना है। चलिए इसमें यहाँ पे याद रखना है कि अवयवी कण यहाँ पे अवयवी जो लवण होगा समान अनुपात में रहेगा। जैसे प्यारे बच्चों हम ले लेते हैं NaCl, है ना,
NaCl को जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, Na पे प्लस आयन आएगा और प्यारे बच्चों Cl पे माइनस, यानी जो आयनों की संख्या होगी वो अनुपात समान अनुपात में रहेगी। तो लिखिएगा इसमें अवयवी लवण समान अनुपात में रहते हैं। ठीक है, हम समझ गए। इसमें प्यारे बच्चों समान अनुपात में रहते भी है या नहीं रहते, क्योंकि ये क्या है, जटिल लवण है और जटिल लवण प्यारे बच्चों जल में नहीं घुलता है, अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। ठीक है, इतना आपको पता है। यह केवल ठोस अवस्था में पाया जाता है। जैसे प्यारे बच्चों NaCl क्या है, ठोस अवस्था में, KCl क्या है, ठोस अवस्था, पोटासियम फिटकिरी क्या है, ठोस अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए ये ठोस और विलयन दोनों अवस्थाओं में पाए जा सकते हैं। कौन, तो प्यारे बच्चों आयनिक संकुलन, जटिल लवण। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ देखिए ये विलयनों में यहाँ पे अवयवी आयनों में विघटित हो जाते हैं, यानी जैसे हमने बताया कि ये क्या होते हैं, आयनों में पूरी तरह से घुल जाएंगे। जैसे प्यारे बच्चों NaCl को घोलिए, KCl को घोलिए, क्या होता है, जब इसको घोलेंगे ना तो इसका कण कण बिखर जाएगा। लेकिन हमने क्या बताया कि ये विलयनों में अवयवी कण अपघटित नहीं होता है, लेकिन ये क्या करता है, ये अपने अस्तित्व को, जैसे ये है ना FeCN6, K पे प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा, लेकिन ये टूटेगा नहीं। FeCN6 टूट नहीं सकता है क्योंकि ये क्या है, जटिल लवण, इसीलिए इसको कहा जाता है। वही बात है। अब देखिए इनमें आयनिक बंधन होता है और प्यारे बच्चों इसमें यहाँ पे आयनिक तथा सहसंयोजन यानी कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो ये आप लोग आंसर लिख दीजिएगा। इसका एक एग्जांपल लिख लीजिएगा कि इसका एक एग्जांपल हो जाएगा फिटकिरी। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे K2SO4 Al3SO4 हो जाएगा, Al3SO4, हाँ Al3SO4 यहाँ पे याद रखिएगा क्या हो जाएगा, Al3 यहाँ पे SO4, Al2SO4 होगा ना, सॉरी Al2SO4 होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, Al2SO4 इंटू 24H2O, ये क्या होता है, फिटकिरी का एक सूत्र होता है। इसका एक अगर आपको उदाहरण लिखा होगा तो ऐसे लिख दीजिएगा K4 यहाँ पे Fe, यहाँ पे क्या हो जाएगा Cn, यहाँ पे हो जाएगा 6 या K3 FeCN6, चाहे प्यारे बच्चों ये भी लिख सकते हैं CuNH3 4Cl2। यहाँ पे बहुत सारा है एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। जैसे पोटेशियम, यहाँ पे याद रखना है कि अगर आपसे पोटासियम का पूछेगा तो K2SO4 इंटू क्या हो जाएगा Al2SO4, है ना, यहाँ पे याद रखना है Al2SO4 3 होता है, सॉरी Al2SO4 यहाँ पे 3 हो जाएगा, इंटू क्या होगा 24H2O हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, थोड़ा सा अजीब है, फिर से लिख देते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूजन हो, हम ही कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा। यहाँ पे कहाँ पे लिखे हैं, फिटकिरी का यहीं पे लिखते हैं। यहाँ पे याद रखना है K2SO4 इंटू क्या हो जाएगा Al2SO4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 24H2O, है ना, थोड़ा सा लंबा है, फिटकिरी का सूत्र है, ये आपको याद रखना है। चलिए इतना समझ में आ गया। अब आइए कि NiCO4 यानी क्या हो जाएगा टेट्रा कोबाल्ट निकेल 0 यौगिक कैसा तैयार किया जाता है, टेट्रा कोबाल निकेल 0 यौगिक कैसे तैयार किया जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सिंपल सा लिखेगा कि जब निकेल, प्यारे बच्चों याद रखना है, प्लस यहाँ पे 4CO मिलाएंगे तो प्यारे बच्चों हमारा क्या होगा, याद रखना है आपको, यहाँ पे ये हमारा NiCO4 यानी टेट्रा कोबाल्ट निकेल 0 हमारा तैयार होगा। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि NiCO4 यौगिक कैसे तैयार होता है, ये कैसे तैयार करते हैं, तो आपको सिंपल सा लिखना है कि Na प्लस 4CO मिला के NiCO4 यानी टेट्रा कोबाल्ट निकेल 0 हमारा तैयार होता है। अब आगे क्या पूछा है कि निकेल की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी इसमें, तो निकाल दीजिए निकेल की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे आप लोग निकेल का ऑक्सीकरण संख्या निकाल दीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे NiCO4 है ना, यही ना है NiCO4 है ना, यानी टेट्रा कोबाल्ट निकेल 0, यानी ऑक्सीकरण संख्या इसका निकेल का निकलेगा, मान लेंगे X। ठीक है, को CO का क्या होता है, उदासीन लिगेंड होता है, 0 होता है, इसमें क्या गुणा कर रहा है 4, बराबर को उधर क्या है 0, यानी X इक्वल टू क्या निकला 0 निकला, यानी निकेल की ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकली 0 निकली। तो हमने यहाँ पे लिख भी दिया कि निकेल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है 0, और ये कैसे बनता है ये भी हमने लिख दिया। अब पूछा जा रहा है कि इसके मुख्य उपयोगों को बताएं, यानी टेट्रा कोबाल्ट निकेल 0 जो होता है प्यारे बच्चों, इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो निकेल के शुद्धिकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या, निकेल के शुद्धिकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपको साथ में बाबू ध्यान में रखना है और लिखना है कि इसका प्रयोग किसमें करेंगे, तो निकेल को शुद्धिकरण में इसका उपयोग होता है। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा। अब देखिए कि एल्कोहल का जलीय विलयन धातु का कुचालक क्यों होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि एल्कोहल का जलीय विलयन धातु का कुचालक क्यों होता है, यानी जिससे धारा प्रवाहित नहीं होता है। एल्कोहल का जलीय विलयन
विद्युत का, सॉरी धातु बोले, विद्युत का कुचालक क्यों होता है? एल्कोहल के जलीय विलयन से धारा प्रवाह क्यों नहीं होगा? वहीं आप एक कंटेनर लेंगे, उसमें अगर आप लोग NaCl घोल देते हैं तो उससे हमारा विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। वहीं एक कंटेनर है जिसमें आप लोग KCl घोल देंगे, विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। वहीं एक कंटेनर में क्या करेंगे, जलीय घोल में क्या करेंगे, CaCl घोल देंगे, उससे हमारा विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा। लेकिन आप वहीं जलीय घोल में चीनी घोल देते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। अगर आप जलीय घोल में क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों, अगर आपसे बोला जाए कि एथिल एल्कोहल यानी एल्कोहल शराब घोल दीजिए तो उससे हमारा धारा का प्रवाह नहीं होगा। सिंपल सा बात प्यारे बच्चों, पहले यहाँ पे जान लीजिए ये क्या है हमारा प्यारे बच्चों, कोई धातु का चालक का तार है। अब चालक तार में इलेक्ट्रॉनों का मतलब याद रखना है कि धारा का प्रवाह किससे होता है, ये विद्युत है, यहाँ पे याद रखना है धातु है। ये क्या है प्यारे बच्चों, धातु है। तो धातु में धारा का प्रवाह किससे होता है, धातुविक चालक में धारा का प्रवाह। तो आप बोलेंगे कि धातुविक चालक में धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा होता है, सही बात है। इसमें तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, कोई भी मेटल है, कोई भी धातु है, जैसे कॉपर का ये मान लीजिए वायर है, तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होगा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा धातुओं में धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, समझ गए। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे समझिए कि अब ये क्या है, जलीय विलयन है। क्या है, जलीय विलयन। अब इसमें भी तो धारा का प्रवाह होता है, तो इसमें किसके द्वारा होता है, तो इसमें आयनों के द्वारा धारा का प्रवाह होता है। किसके द्वारा, अगर ये जलीय विलयन है, अगर आप इसमें क्या करेंगे, NaCl घोलेंगे, तो प्यारे बच्चों NaCl में तो आयन है ना, Na पे प्लस आयन और Cl पे माइनस आयन, तो बोलिएगा हाँ Na पे प्लस हो जाएगा, Cl पे माइनस, ये आयन बना देंगे। यानी जलीय विलयन में धारा का प्रवाह जो होगा प्यारे बच्चों आयंस के द्वारा होगा, है ना, आपको कंफर्म हो गया। तो यहाँ पे अगर इसमें NaCl घोलिए, KCl घोलिए, CaCl घोलिए, तो इससे धारा का प्रवाह होगा। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आप इसमें एथिल एल्कोहल घोल देते हैं, आप इसमें एल्कोहल घोल देते हैं, चीनी घोल देते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा धारा का प्रवाह नहीं होगा। इतना आपको पता है। तो वहीं अगर बात किया जाए कि एल्कोहल का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा C2H5OH, ये हमारा क्या एथिल एल्कोहल है। अगर संरचना सूत्र की बात करें, दुगो कार्बन है तो दुगो कार्बन, हाइड्रोजन को है 5 गो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 5 गो बना दीजिए, 3 गो हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 गो हाइड्रोजन, यहाँ पे 5 गो, इसके साथ एक एल्कोहल जुड़ा हुआ है, OH समूह जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा एथिल एल्कोहल हो गया। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इसमें बाबू कहीं भी आयन दिख रहा है आपको, इसमें कहीं भी आयन दिख रहा है, आप बोलिएगा कि नहीं सर इसमें आयन नहीं दिख रहा है। और जैसे हमने आपको बता दिया कि अगर जलीय विलयन है तो उसमें किसके द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होगा, तो आप बोल रहे हैं कि सर जी जलीय विलयन है तो इसमें आयनों के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, इसमें कोई आयन दिख रहा है, आयन दिख रहा है, चला आयंस दिख रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं आयन तो बिल्कुल नहीं है, आयन बिल्कुल नहीं है, बोलेंगे ना आयन बिल्कुल नहीं है, आयंस बिल्कुल नहीं है। तो जब इसमें आयंस नहीं है एल्कोहल में, तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, तो आप बोलेंगे नहीं। अगर लकड़ी दे दिया जाए, लकड़ी में प्यारे बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, नहीं होती है, तो ये क्या होगा, कुचालक ही ना होगा। उसी प्रकार से प्यारे बच्चों क्या होता है, एल्कोहल में क्या होता है, आयन नहीं पाए जाते हैं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है प्यारे बच्चों, जिसके कारण होता है कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो सिंपल सा वहीं आपको बात लिखना है, यहाँ पे आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि एल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि एल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, जिसकी प्रकृति आयनिक नहीं होती है। यहाँ पे लिखा गया है कि जिसकी प्रकृति क्या नहीं होती है, आयनिक नहीं होती है। तो जब आयनिक नहीं होगी तो प्यारे बच्चों यह इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे स्थानांतरण नहीं कर पाता है, यानी क्या करता है, स्थानांतरण नहीं कर पाता है। इसमें आयन होगा ही नहीं तो क्या खाक कोई विद्युत धारा का प्रवाह होगा, यही कारण है। क्लियर हो गया, एक बार बताइएगा बच्चे, सभी बच्चों को समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आ जाएगी, अमोनिया एक अच्छा लिगेंड क्यों है, बाबू बार बार पूछा जाता है अमोनिया एक अच्छा लिगेंड क्यों है। तो हमने क्या बताया, अमोनिया के पास एक इलेक्ट्रॉन की निर्जल जोड़ी होती है जो क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, दान कर देता है। यहाँ पे हमने आपको बताया क्या है, NH3 लिखा हुआ है ना, NH3 अमोनिया है ना। अब NH3 है तो प्यारे बच्चों N के पास क्या है, 3 गो हाइड्रोजन है ना। ये क्या करता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की निर्जल जोड़ी होती है, एक लोन पेयर इसके पास उपस्थित होता है। क्या होता है, इसके पास एक लोन पेयर उपस्थित होता है जो प्यारे बच्चों सेंट्रल मेटल एटम को दे दे या किसी भी चीज को दे देता है। यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की एक निर्जल जोड़ी होती है जो क्या कर देता है प्यारे बच्चों, दान दे देता है, डोनेट कर देता है ना। तो ये आपको क्लियर रखना है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अमोनिया यानी NH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन की निर्जल जोड़ी होती है जो क्या करता है, डोनेट के रूप में उपलब्ध होती है, वो दान दे देता है, इसलिए अच्छा हो जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, इसलिए अच्छा लिगेंड कहलाता है। ठीक है, क्लियर रखिएगा। अब देखिए नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील होते हैं, क्यों, नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील क्यों होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दो अणुओं के बीच को बंद होता है जी, तो आप बोलिएगा 3 गो, है ना। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच बाबू को बंद होता है, तो आप बोलिएगा 3 गो। अब सर जी आप प्रूफ कीजिए,
अब बोलिएगा ना कि N2 यानी N2 है, तो प्यारे बच्चों अगर आपसे बोला जा रहा है कि नाइट्रोजन के अणु कम क्रियाशील क्यों होते हैं, ऐसा इसीलिए है कि नाइट्रोजन का वियोजन ऊर्जा का मान उच्च होता है। ठीक है, एक नाइट्रोजन के दो, मतलब याद रखना है कि यहाँ देखिए एक नाइट्रोजन दो अणु, यहाँ पे याद रखना है कि अणु दो नाइट्रोजन परमाणु से बने होते हैं। एक नाइट्रोजन दो गो नाइट्रोजन अणु के, मतलब N2 जो है दो गो N मिलके बना है ना, वही लिखा हुआ है कि एक नाइट्रोजन अणु दो नाइट्रोजन परमाणु के बने होते हैं तथा इनके बीच त्रिक बंध होता है। को तीन को बंधन होता है, जो कि प्यारे बच्चों अत्यधिक क्या होता है, बलशाली होता है, अत्यधिक मजबूत होता है। इसकी यहाँ पे याद रखना कि विखंडित करने के लिए आपको अत्यधिक यानी इसको तोड़ने के लिए अत्यधिक उष्मा की ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, इसलिए क्या होता है, नाइट्रोजन कम क्रियाशील होता है। याद रखना है नाइट्रोजन के अणु क्या होते हैं, कम क्रियाशील होता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर जी एन में तीन को कैसे हो जाएगा बॉन्ड, तो हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डालिएगा एन का मतलब क्या है, नाइट्रोजन, 7 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर जो होता है ना, परमाणु क्रमांक 7। जब इसका आप यहाँ पे निकालिएगा तो 1s2 होगा और 2s2 होगा और 2p3 होगा। क्या होगा, 2p3। तो यहाँ पे आपको एक चीज आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर आप नाइट्रोजन का 7 होता है परमाणु क्रमांक, अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो 7 2 2 4 4 3 7, यानी इसके बाहरी कक्षा में प्यारे बच्चों को इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 गो, 3 गो 2 गो, बाबू कितना, बाहरी में 5 गो इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन किसी भी चीज को अस्थायी होने के लिए अष्टक नियम प्राप्त करना पड़ेगा, 8 गो चाहिए ना इलेक्ट्रॉन। चलिए, लेकिन फिर एक और नाइट्रोजन का अणु है तो है ना, एंड इसका भी क्या होगा 7, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही ना होगा 1s2 2s2 2p3, यानी इसके भी अंतर हम बात करें बाबू, इसके भी प्यारे बच्चों 72 कक्षा में कितना है बाबू, कितना है, तो यहाँ पे भी आप बोलेंगे 5 है। ठीक है, तो अब इसमें त्रिक बंध कैसे होगा, तो प्यारे बच्चों नाइट्रोजन है, यहाँ पे समझ लीजिए ये क्या है, हमारा नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दोनों नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन का दो अणु लिया गया है तभी ना नाइट्रोजन बनाएगा। तो अब देखिए इसके पास बाह्यतम में इसके पास को इलेक्ट्रॉन है, 5 गो है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 2 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 3 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। लेकिन इसको अष्टक नियम प्राप्त करने के लिए 8 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो चाहिए। इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 गो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे आप लिख दिए 5 गो इलेक्ट्रॉन, 3 गो और नीचे 2 गो। तो ये क्या करेगा ना, इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा। देखिए कैसे, यहाँ पे याद रखिएगा, ये क्या करेगा कि ये इससे 3 गो बॉन्ड बना लेगा। अब बॉन्ड बनाने का मतलब क्या, नाइट्रोजन बोलेगा कि इस नाइट्रोजन को काम होगा तो तुम ये क्या करना कि ये हमारा 3 गो इलेक्ट्रॉन का उपयोग कर लेना। तो देखिए यहाँ पे 5 गो है, 3 गो इधर से मिल गया, 8 गो हो गया। ठीक है, अब इस नाइट्रोजन को काम पड़ेगा तो ये क्या करेगा, बोलेगा तुम अपना हमको इलेक्ट्रॉन दे देना। तो ये भी इसका भी 8 गो है, इधर 2 गो है, 3 गो 5 गो है, इधर से 3 गो 8 गो, तो इनके बीच जो बॉन्ड बनी को गो 3 गो बॉन्ड बनी। इसलिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड होता है कितना होता है चेला, आपको बताना है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के जो बॉन्ड होता है बीच का कितना बॉन्ड होता है, 3 गो बॉन्ड होता है, जो कि बहुत ज्यादा बलशाली होता है। इसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, विखंडित मतलब तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि प्यारे बच्चों नाइट्रोजन के अणु जो होते हैं कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आपको, हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। देखिए पूछा गया प्रश्न है, पूछ सकता है। किसका, वेनेडियम का लिखा है 23 परमाणु क्रमांक 23 है, तो यहाँ पे ऐसे लिखिएगा 1s2 2s2 लिखिए आप सभी, 2p3 यहाँ पे याद है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है ना। उसके बाद से क्या हो जाएगा 3d3 और 4s2। तो ये कितना हो गया, हमको 23 निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 2 4 4 6 10 2 12 12 6 18, इतना के लिए हम क्या लिखते हैं, तो इतना के लिए हम लिखते हैं आर्गन। आर्गन का कितना होता है 18, तो इतना के लिए हम लोग 18। चलिए अभी हम बताएंगे इतना कितना हो गया 18। 18 को 3 को कब हुआ 21, 21 को 3 को मतलब 21 को 2 को कितना 23, तो हमारा 23 निकल गया। यानी वेनेडियम का हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिया। अब हमको अगर संक्षिप्त में लिखना होगा तो इतना तक का मान कितना होता है, ध्यान में रखना कि इतना तक का मान कितना होता है 18। गिन लीजिए 2 2 4 4 6 10 10 2 12 6 18, 18 किसका होता है, तो इतना का मान हम 18 लिख सकते हैं, क्योंकि आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है 18। उसके बाद से हम क्या लिख सकते हैं 3d3 है और 4s2 है। तो देखिए 18 को 3 को कितना हो जाएगा 21, 21 2 23, हम लोग संक्षिप्त में ऐसा लिख सकते हैं। अब प्यारे बच्चों इसका लिखना हम लोग स्टार्ट करते हैं, किसका, तो ध्यान में रखिएगा किसका। अब हम लोग जिंक का लिखना स्टार्ट करते हैं, तो जिंक का फिर लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 क्या हो जाएगा 3p6। उसके बाद से क्या होगा प्यारे बच्चों 3d10 हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा, अब 4s2 हो जाएगा। अब देखिए इसका कितना हो रहा है, इतना तक का तो 18 होता है ना, 2 2 4 6 10 2 12 6 18,
इतना का तो 18 हो गया, 18 10 28, 28 2 30। जिंक का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 30 ही होता है। तो प्यारे बच्चों ये तो हमारा परमाणु क्रमांक हो गया। अगर हमको संक्षिप्त में लिखना होगा, संक्षिप्त का मतलब छोटा में, तो प्यारे बच्चों छोटा के लिए क्या, इतना के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? आर्गन 18। कभी भी आर्गन 18 लिखाया जाए ना तो समझिएगा कि इतना तक का डायरेक्ट लिख दिया गया है। कितना? आर्गन 18। तो यहाँ पे आर्गन 18, उसके बाद से क्या है? 3D10 है, अब 4s2 है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 18 10 28 2 30। तो यहाँ पे इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिख दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। इतना के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? तो लिखिएगा यहाँ पे इतना के लिए सर जी हम लोग आर्गन 18 लिखते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अगला कि कांच को अति शीतल द्रव क्यों माना जाता है? जो कांच होता है उसको अति शीतल द्रव क्यों माना जाता है? कांच को द्रव क्यों माना जाता है? कांच को अक्रिस्टलीय ठोस क्यों कहा जाता है? जबकि तो देखने में ठोस लगता है लेकिन अति शीतल द्रव होता है, क्योंकि इसमें द्रव के समान बहने की प्रकृति होती है, गुण पाई जाती है। लेकिन ये जो गुण होता है ना बहुत ही धीमे होता है, बहुत सालों के बाद आपको दिखलाई देगा। जैसे प्यारे बच्चों आप लोग पुराने घर में, जैसे पुराने घर हुआ, भाषा वसा घर हो गया, उसमें का अगर आप कांच देखेंगे तो ऊपर की अपेक्षा नीचे मोटा हो जाएगा। ऐसे ही मोटा हो जाएगा नहीं, उसमें बहाव का गुण होता है। ऊपर का शीशा जो कांच होता है बह के आके नीचे जमा हो जाता है, तभी तो मोटा होता होगा ना। तो उसमें क्या होता है? कांच को अति शीतल द्रव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें द्रव के समान बहने की प्रकृति होती है। लेकिन ये बहने की जो प्रकृति होती है ना बहुत ही स्लो होती है, बहुत स्लो होती है, इसलिए कांच को अति शीतलित द्रव कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा हमारे समझाने से। तो अगर आपसे बोलेगा कि कांच को अति शीतलित द्रव क्यों माना जाता है तो सिंपल सा आंसर लिखिएगा सभी बच्चे, ध्यान दीजिएगा कि क्यों माना जाता है कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? जिसका निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं हो, जिसको बराबर भागों में हम नहीं बांट सकते। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखिएगा कांच क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है। द्रव के समान इसमें क्या होता है? प्रवाह की प्रवृत्ति होती है। प्रवाह का मतलब क्या? बहने की प्रवृत्ति होती है। यद्यपि प्रवाह यहाँ पे बहुत मंद होता है, बहुत स्लो होता है, अतः यहाँ पे आभासी ठोस अथवा अति शीतलित द्रव भी इसको कहा जाता है। सिंपल सा जो समझाए वही लिखा है। इस तथ्य के प्रमाण स्वरूप पुरानी इमारतों की खिड़कियां और दरवाजे में जो भी शीशे यहाँ पे लगे रहते हैं वो शीर्ष की अपेक्षा यहाँ पे देखिए अधन स्थल की कांच की मोटाई पाई जाती है, यानी ज्यादा नीचे की तरफ क्या होता है? मोटा होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि कांच में प्रवाह की प्रवृत्ति के कारण अत्यधिक मंदता से नीचे प्रवाहित होती है ना। यहाँ पे अधस्थल भाग की जो यहाँ पे याद रखना है कि कंचित मोटा कर देता है, यानी कहने का मतलब ये किताबी भाषा है कि कांच में भी द्रव के समान बहने की प्रकृति होती है लेकिन बहुत ही मंद होता है, बहुत ही स्लो होता है ना। यानी ऊपर की अपेक्षा नीचे क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है, जो कि हमने आपको समझाया ना प्यारे बच्चों, एक बार बताइए। ठीक है, चला आगे बढ़िए। अब अगला क्या है? अगला जो देखिए, और डेली डेली अब देंगे, एक भी दिन गैप नहीं करेंगे क्योंकि टाइम आपके पास बहुत ही कम है। जैसे क्लास चला है वैसे भी अब डेली चलेगा। मूल प्रभाज की व्याख्या करें 2024 में। देखिए मूल प्रभाज क्या है? अब पूछ सकता है, या तो मूल प्रभाज तो अभी पूछ दिया, तो अभी उम्मीद है कि मूल लता क्या होता है, मूल रता क्या होता है, ये दो क्वेश्चन याद रखिएगा। मूल लता क्या होता है, मूल रता क्या होता है, जो कि जो नेक्स्ट क्लास होगा आपका केमिस्ट्री का जो गेस क्वेश्चन वाला सीरीज चलेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होगा, उसमें यही क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले समझ लीजिए कि मोल प्रभाज यानी कहने का मतलब क्या? मोल फ्रैक्शन। यानी अगर आपके पास बिलियन है, बिलियन कैसे बनता है? अगर आपको बोला जाए विलियन, यहाँ पे याद रखिएगा विलियन। विलयन का मतलब क्या होता है? जिसमें विलय और विलायक दोनों हो। क्या होता है? जिसमें विलय, विलय का मतलब क्या हो गया? जो मतलब जो घुल जाए, और प्लस क्या मिलेगा? विलायक। विलायक का मतलब क्या होता है? पानी हो गया, दूध हो गया, ये सब क्या होते हैं? हमारे विलायक। जिसमें कोई भी विलय पदार्थ घुल जाए, विलय क्या? चीनी हो गया, नमक हो गया, ये सब क्या होते हैं? विलय होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि विलयन और कैसे बनता है। विलयन का मतलब अगर मान लीजिए आप शरबत, शरबत आप मान लीजिए, शरबत कैसे बनेगा? तो इसमें चीनी मिलाइएगा, है ना। चीनी क्या है? हमारा विलय है। और इसमें क्या है? विलायक क्या है? पानी है। तो आपसे यही बोला जा रहा है मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि इस विलयन में चीनी की मात्रा कितनी है या इस विलयन में विलायक की मात्रा कितनी है, यहां पे याद रखना है। यानी अगर आपसे बोला जाए विलय, विलय को हम लोग किससे सूचित करते हैं? इसको स्मॉल एन से सूचित करते हैं, इसको कैपिटल एन से सूचित करते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। नहीं भी समझ में आ रहा तो एक बात बताइए कि दो दोस्त हैं, पहला दोस्त है स्मॉल एन, ठीक है, और दूसरा दोस्त है क्या प्यारे बच्चों? कैपिटल एन। ठीक है, समझिएगा, एगो दोस्त है विलय, एगो विलायक दोस्त है। दोनों को क्रिकेट खेलने का शौक है, समझिएगा, दोनों को क्रिकेट खेलने का शौक है। तो ये दोनों ने क्या किया कि 1000 रुपए का एगो बल्ला किना, ठीक है,
₹1000 का एगो बल्ला किना, जिसमें विलय ने मिलाया 400 रुपये। क्यों मिलाया? क्योंकि ये थोड़ा सा गरीब था तो 400 मिलाया। और विलायक ने तब कितना मिलाया होगा? 600, क्योंकि थोड़ा सा अमीर था तो बोला हम 600 मिला देते हैं। तो हमारा क्या होगा? हमारा बेड खरीदा जाएगा। तुम 400 ही मिलाओ, तुम गरीब हो, हम थोड़ा सा अमीर है तो हम 600 मिला देते हैं। कितना हो गया? 100 रुपया का यह बल्ला खरीद लिया। तो अगर आपसे बोला जाए कि इस विलय यानी ये 400 जो है क्या है? विलय। विलय ने कितना रुपए मिलाया इस बड्डे यहाँ पे? ये जो आपका बेल्ट है, मतलब सॉरी ये जो बेट है उसमें, तो आप बोलेंगे विलय ने मिलाया, विलय ने ऊपर मिलाया, विलय ने n रुपया मिलाया। बाबू कौन कौन मिलाया तब इसमें? तो इसमें मिलाया है प्यारे बच्चों ये जो 100 रुपया मिलाया है कौन कौन? तो इसमें 400 मिलाया है, स्मॉलो n मिलाया है और कैपिटलो n मिलाया है। ये स्मॉलो n यानी विलय भी मिलाया है, विलायक भी मिलाया है, तब जाके प्यारे बच्चों ये 100 रुपए का बेड है। तो यानी विलय ने मिलाया कितना? तो पूरा जिसमें क्या हो जाएगा? विलय और मिलायक, यानी 100 रुपया में से क्या मिला? 100 रुपये। ये जो 100 रुपया आया हुआ है तो ये तो दोनों मिलाया है ना, तब ना जाके 100 रुपया हुआ। तो यहाँ पे विलय ने मिलाया जब ये दोनों मिला के 100 रुपया मिला। ठीक है, अब बोलेगा कि ना अब तुम विलायक का निकालो कि विलायक का कितना। तो विलायक को हमने क्या माना? एक मतलब कैपिटल एन, यानी कैपिटल एन का मतलब क्या? विलायक ने मिलाया कैपिटल एन। ठीक है, अब मिलाया था कौन? दोनों ने मिलाया था ना, तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, है ना। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, अगर आपसे बोलेगा कि एन ने मिलाया कितना? 400 रुपये। ठीक है, 400 रुपये उसने मिलाया, लेकिन बेड कितने का था? तो 400 प्लस 600 का था ना। ये भी 400 मिलाया था और ये भी 600 मिलाया था, तब जाके ना ये 1000 का बेड खरीदाया। तो ये किसका निकल गया? ये विलय का निकल गया। विलय का हमने क्या माना? एन, यहाँ पे स्मॉल एन, तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, है ना। अब चलिए यहाँ पे विलायक ने, अगर एन बोलते हैं विलायक, विलायक ने कितना निकाला? मिलाया, विलायक ने मिलाया 600। ठीक है, 600 मिलाया, लेकिन प्यारे बच्चों बेड तो दोनों पैसे, अगर 600 ये अकेले मिलाता तो 1000 का बेड आता नहीं, ये दोनों ने मिलाया। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे 400 मिलाया विलय ने, और प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या किया? और 600 विलायक ने भी मिलाया, तो 600 यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा क्या? ये 600 किसका मान है? तो आप बोलेंगे कैपिटल एन का मान है, कैपिटल एन का मान। अब यहाँ पे 400 किसका मान है? तो स्मॉल एन का मान। फिर क्या हो जाएगा? कैपिटल एन। तो ये हमारा क्या हो गया? विलय और विलायक का बाबू मूल प्रभाज निकल गया। तो ये सिर्फ एक समझाने का एक ये वाला तरीका था। बाकी आपको पूरा का पूरा यहाँ पे 100% समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि 100% सभी बच्चों को आ गया होगा। आ गया ना? तो यहाँ पे लिखिएगा कि विलयन में विलय या विलायक की मोलों की संख्या, विलय या विलायक की मोलों संख्या तथा विलयन में कुल उपस्थित मोलों की संख्या, कुल क्या है? n प्लस n, है ना। यानी विलयन में कुल उपस्थित मोलों की संख्या का अनुपात को हम लोग विलायक का मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन कहते हैं, जिसमें विलय का मोल प्रभाज क्या होता है? स्मॉल एन प्लस, यहाँ पे क्या होता है? स्मॉल एन बटा प्लस कैपिटल एन। हमने ये विलय का निकाल लिया, इसको हमने विलय माना था ना, और इसको हमने विलायक माना था इसका, तो हमने क्या निकाला? कैपिटल एन बटा में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। क्लियर हो गया होगा? 100% है। अगला यहाँ पे आ जाइए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जो कि 2012 और 16 में पूछा गया है, 2025 में पूछ सकता है कि अगर आपसे बोला जाए कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है? M = क्या होता है? ZI क्या है? T है। ठीक है, याद रखना है। यानी अगर किसी, याद रखना है कि किसी पदार्थ का वह रासायनिक तुल्यांक जिसमें 1 एम्पियर की धारा, यहाँ पे 1 एम्पियर की धारा को हम किससे मापते हैं? एम्पियर में। तो यानी 1 एम्पियर की धारा कितना? 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो प्यारे बच्चों क्या होता है? प्राप्त होने वाली विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। यानी जो भी प्राप्त होगा, यानी m, 1 में z से गुणा करेंगे z में फिर 1 से गुणा करेंगे z, यानी यही होता है m = यहाँ पे याद रखना है m = z। यही हमारा क्या है? रासायनिक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ठीक है, यानी किसी पदार्थ का वह रासायनिक तुल्यांक की वह मात्रा जिसमें 1 एम्पियर की धारा, ये करंट है, ये I है, तो इसको एम्पियर मापेंगे। 1 एम्पियर की धारा कितना? 1 सेकंड तक प्रवाहित करेंगे, तो जो भी प्राप्त होता है वही तो हमारा विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। यानी m = क्या प्राप्त हुआ? z। यही हमारा क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो ये 12 क्वेश्चन आपको 100% है कि समझ में आ गया होगा। आ गया होगा तो एक लाइक तो प्यारे बच्चों बनता है। फटाफट से आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाके PDF नोट्स डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन से। ठीक है, वहां पे जाइए फ्री कंटेंट में और जाके आप लोग फटाफट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे अगली क्लास में। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए अपने बड़े भाई को। तो मिलते हैं ऐसे अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।